चलिए, स्वागत है, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मूल रूप से आपका 4 नंबर का जो सिलेबस है, इसमें आज लास्ट चैप्टर है जो कि छात्रावास प्रबंधन पर फोकस्ड रहेगा, यानी हॉस्टल मैनेजमेंट क्या है। हॉस्टल मैनेजमेंट क्या है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हॉस्टल प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, संरचना कैसे बनता है, इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, छात्रावास प्रबंधन, आप छात्रावास अधीक्षक बनने वाले हैं तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो छात्रावास प्रशासन को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, है ना। स्ट्रक्चर यानी संरचना किस प्रकार से होगी, इस पर अगर हम लोग बात करें तो एक तो पहले क्रम पर जो होंगे संचालक महोदय होंगे, डायरेक्टर होंगे एक, और उनके नीचे में एक छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होंगे जो सीधे हॉस्टल में रहेंगे, ठीक है। और इनके बाद जो है एक सहायक छात्रावास अधीक्षक होंगे जिनको हम असिस्टेंट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कहते हैं। इनके बाद है छात्रावास केयर टेकर जिनको हम हॉस्टल केयर टेकर के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात जो है छात्रावास छात्र समिति होता है जो कि हॉस्टल स्टूडेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कंप्लीट एक संरचना है छात्रावास प्रशासन का, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें एक संचालक, एक छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, छात्रावास असिस्टेंट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी सहायक छात्रावास अधीक्षक, और हॉस्टल केयर टेकर यानी छात्रावास केयर टेकर के रूप में होंगे। अंतिम में छात्रों की एक समिति बनाई जाएगी जिसको हॉस्टल स्टूडेंट कमेटी, छात्रावास छात्र समिति के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट फिर छात्रावास प्रशासन, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। छात्रावास प्रशासन, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई? प्रत्येक छात्रावास की निगरानी वार्डन, सहायक वार्डन द्वारा की जाती है और इसका प्रबंध केयर टेकर, जो संख्या में एक या एक से अधिक हो सकते हैं और शिफ्टों में कार्य करते हैं, के द्वारा किया जाता है। दैनंदिनी कार्यों के लिए जरूरी निर्णय वार्डन या सहायक वार्डन के द्वारा लिए जाएंगे। नीतिगत निर्णय या असामान्य परिस्थितियों के मामले में संचालक महोदय या अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई छात्रावास प्रशासन में अगर हम सबसे नीचे पायदान पर देखें तो वार्डन या सहायक वार्डन होंगे, इनका शिफ्टिंग भी होता है। प्रतिदिन के कार्य के लिए जो भी निर्णय होगा, जो भी अनुशंसा या आदेश होगा, वो हॉस्टल वार्डन के द्वारा ही इनको दिया जाता है, वार्डन या निगरानी वार्डन या सहायक वार्डन को, ठीक है। अब देखिए, छात्रावास प्रशासन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। भोजनशाला का प्रबंध वार्डन, निर्देशन में सहायक वार्डन, मेस सुपरवाइजर तथा भोजनशाला समिति के द्वारा किया जाता है। छात्र सहायता, मार्गदर्शन अथवा शिकायत निवारण के लिए उपर्युक्त में से किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के लिखित आवेदन उच्च अधिकारियों तक उचित माध्यम से अग्रेसित किए जाने चाहिए। सीधी सी बात है, लिखित आवेदन ही होता है, मौखिक रूप से आप सरकारी काम नहीं करते। सरकारी काम क्या होता है? सब कुछ लिखित में होता है। यदि कोई अधिकारी पदानुक्रम के नीचे आने वाले किसी अधिकारी के कार्यों से संतुष्ट ना हो तो वह अपने उच्च अधिकारी को असंतोष के कारण सहित अन्य विवरण देते हुए लिखित में सूचना कर सकता है। ऐसे मामले अंत में संचालक महोदय को भेजे जाएंगे। संचालक संबंधित अधिकारी पर किसी भी तरह की उचित प्रशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार रखते हैं। कौन? संचालक महोदय। मतलब डायरेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर होता है किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का, ठीक। अब इसके बाद देखिए, छात्रावास की प्रवेश विधि क्या होगी, हॉस्टल एंट्री मेथड क्या है, हॉस्टल में बच्चे एंट्री कैसे करेंगे, इसकी क्या रूल है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने में सामान्यतः जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में संस्था के सभी छात्रावासों में रिक्त कक्षों के विरुद्ध प्रवेश के लिए छात्रों में आवेदन मंगाए जाते हैं। छात्रावास में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र अनिवार्यतः जमा करना होता है। कैसे प्रपत्र होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैं एक एक पॉइंट को आपको पढ़ के समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि इसी से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ साथ। अनुलग्नक 1 के अंतर्गत जो
महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो किस प्रकार से होंगे? संस्था में प्रवेश अथवा पंजीकरण का प्रमाण पत्र एक है ना, जो आप संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। अर्हकारी परीक्षा जेई, गेट, हायर सेकेंडरी भी इत्यादि का स्कोर सीट या फिर अन्य जो कक्षाओं में बच्चा पढ़ रहा है उसका किसी प्रकार का जो है मार्कशीट वगैरह हो सकता है। पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर विकलांगता श्रेणी में है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रैगिंग रोकथाम हेतु छात्र आश्वासन प्रमाण पत्र, यानी कि रैगिंग कोई नहीं करेगा, है ना। रैगिंग रोकथाम हेतु माता पिता अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता प्रपत्र, और छात्रावास के नियमों के पालन हेतु छात्र व अभिभावक का घोषणा पत्र। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन के लिए छात्रावास में। छात्रावास में आवास आवंटन इन नियमों के अधीन होगा, जैसे कि अपूर्ण आवेदन पत्र पहली बात तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, किसी भी आवश्यक अनुलग्नक के न होने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। तीसरा, छात्रावास में कक्षों का आवंटन केवल संस्था में पंजीकृत या प्रवेश प्राप्त नियमित छात्राओं को ही किया जाएगा, मतलब रेगुलर जो छात्र होंगे उनके लिए, ठीक है। ऐसे छात्र जिनका संस्था में पंजीकरण रद्द हो गया है या जो संस्था में आगे पढ़ाई जारी रख सकने में असमर्थ है, उन्हें छात्रावास में कक्षा आवंटन की पात्रता नहीं होगी, ठीक। ये जो पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं इनको आप ध्यान में रखिएगा। प्रवेश से संबंधित एक कूट में आपका डायरेक्ट उठा के दे देगा, ठीक। और अगर किसी भी कारण ऐसे छात्रों को छात्रावास में कक्षा का आवंटन हो गया है तो वह स्वयं ही रद्द माना जाएगा तथा छात्र को छात्रावास कक्ष को रिक्त करना होगा। कहने का मतलब क्या समझे कि किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? पहली बात तो जो किसी संस्था में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर जो पढ़ाई जारी नहीं कर सक रहे हैं, जो कक्षा उन्नति नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक ही क्लास में कई साल से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप जो है हॉस्टल में नहीं रख सकते। उनका जो है प्रवेश जो है स्वयं ही निरस्त माना जाएगा, उनको जो है पात्र नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। छात्र छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश केवल कोर्स समाप्ति की न्यूनतम अवधि तक के लिए ही दिया जाएगा। कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरा होने पर उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर या शोधोपाधि यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे बच्चों के, मतलब बड़े जो कॉलेज में पहुंच गए हैं उनके स्कूल स्नातकोत्तर, स्नातक या रिसर्चर जो फेलोशिप है, सबके लिए रूल है ये, है ना। छात्रों को थीसिस पर कार्य पूर्ण न हो पाने की दशा में संबंधित शोध निर्देशक या विभागाध्यक्ष की लिखित अनुशंसा के आधार पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये बड़े छात्रों के लिए इस प्रकार का ये रूल में थोड़ा सा लचीलापन है, आप कह सकते हो। बाकी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अवधि अधिकतम 3 महीने तथा रिसर्चर स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम 6 महीने तक होगी। तो ये बड़े स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ रूल्स हैं छात्रावास के संबंध में। छात्रा को इस अवधि का छात्रावास शुल्क, अब देखिए शुल्क को मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये शुल्क हर जगह सेम हो, हर जगह अलग अलग हो सकता है शुल्क, लेकिन ये प्रति माह के आधार पर जो है बच्चों को इसको फी जमा करना पड़ता है। लेकिन जो वंचित बच्चे हैं या फिर SC ST वर्ग के बच्चे हैं, विकलांगता से संबंधित बच्चे हैं, उनको विशेष रियायत मिलता है, उनको छूट भी होता है, ठीक है, उनको पैसे भी नहीं लगते हैं। और दिन से कम अवधि तक रहने पर आवास शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु इससे अधिक दिन तक रहने पर पूरे माह का आवास शुल्क लिया जाएगा। इस प्रकार की बातें हैं। खैर, इसको मैं थोड़ा सा जंप करता हूं, आगे बढ़ता हूं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आता हूं लौट करके। देखिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिए। प्रवेश नियमों की श्रेणी किस प्रकार से होगी? पहला तो ये कि छात्रावासों में आवास आवंटन में दिव्यांगों के लिए PMSSS के तहत जम्मू और कश्मीर के निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, छात्रावासों में आवास आवंटन कंडिका 1 में दर्शाई गई जानकारी के अनुसार अर्हकारी परीक्षा प्रवेश परीक्षा में अर्जित प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होता है। ऐसे में
टाई होने की दशा में स्नातक, स्नातकोत्तर या विद्यालय से संबंधित अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। किसी भी छात्रावास में उपलब्ध रिक्त कमरों की कुल संख्या 5% रिक्तियों का संचालक कोटे से भरी जाएगी, संचालक कोटे से भरी जाएगी। ठीक है, कितना प्रतिशत? 5%। तत्पश्चात कक्षों में उपलब्धता होने की स्थिति में स्थानीय छात्रों को भी आवास आवंटन किया जा सकता है। पहले जो है बाहर के जो बच्चे आए हैं उनको पहले प्राथमिकता मिलेगा, उसके बाद स्थानीय बच्चों को भी लाभ मिलेगा। जैसे कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के संबंध में आप लोग कोटा को तय कर लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश का जो डेटा है उसके आधार पर ये आरक्षण भी अवेलेबल है। जिस राज्य में जितना आरक्षण है उसके हिसाब से बच्चों को प्रवेश के लिए वहां पर वैलिड रहेगा। अब इसी प्रकार से देखिए, इसमें किसी प्रकार का अगर हम डिसिप्लिनरी मेजर्स की बात करें यानी अनुशासनिक उपाय की बात करें तो आचरण या अनुशासन के नियमों का उल्लंघन या रैगिंग, शारीरिक हिंसा, मद्यपान, छात्रावास संस्था की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिजली और पानी के दुरुपयोग करने, छात्रावास कर्मचारियों के या अन्य रहवासियों के साथ अमर्यादित या अशोभनीय व्यवहार तथा अपराधी की मेजबानी या उसे आश्रय देने जैसी किसी भी अवांछनीय गतिविधियों में छात्र शामिल पाए जाने पर अथवा इस पर सूचना पुस्तिका में परिभाषित किसी भी अन्य नियम के उल्लंघन प्रकरणों में छात्रावास प्रशासन द्वारा एक जांच आयोजित की जाएगी। अगर छात्र दोषी पाया जाता है तो छात्रावास प्रशासन ऐसी कोई भी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा जिसे वह उपयुक्त समझता है। प्रकरण की गंभीरता के आधार पर प्रशासन सीधी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अधिकार को सुरक्षित भी रखता है। कदाचार का दोषी कोई भी छात्र निम्न प्रकार के दंडों में से किसी भी एक दंड का पात्र हो सकता है। कौन कौन से दंड मिल सकते हैं? सारे दंड के प्रकार हैं, जैसे उचित आर्थिक दंड के साथ साथ छात्रावास से उसका निष्कासन किया जा सकता है। उसकी अवांछनीय आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड उसकी व्यक्तिगत फाइल में बनाया जाएगा। नुकसान की पूरी लागत छात्र या छात्रा से वसूला जाएगा। छात्रवृत्ति छात्र के संबंध में विदेश में पढ़ाई या रोजगार इत्यादि के लिए अनुशंसा से उसको वंचित कर देगा। अगर यहीं तुम उपद्रव हो तो भाई विदेश में जाकर के हमारा नाक कटा दोगे। किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, खेल, युवा महोत्सव, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आदि गतिविधियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से उसको वंचित कर दिया जाएगा और पुलिस शिकायत के साथ उचित कानूनी कार्यवाही भी उस पर की जाएगी। ठीक है, ये जो है अनुशासनात्मक उपाय है अगर बच्चा किसी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करता है तब की कंडीशन में। ठीक है, चलिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व के संबंध में जो अगर हम बात करें, वार्डन होते हैं और कर्मचारी होते हैं तो इनका क्या काम है। जैसे वार्डन का क्या काम है, छात्रावास का समग्र प्रशासन छात्रावास वार्डन पर ही होता है मूल रूप से। छात्रावास तथा भोजनशाला के सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाए रखना इसका मुख्य काम है। संचालक महोदय के निर्देशन में संस्था के नियमों के अनुसार छात्रावास, मेस अथवा विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण कार्यों के लिए जरूरी सामग्री की खरीद को सुनिश्चित करना इनका काम है। छात्रावास में आकस्मिक समस्याओं के निपटारा की व्यवस्था करना, छात्रावास प्रशासन तथा छात्रों से संबंधित समस्त डेटा का कलेक्शन करना, छात्रावास नियमों के आलोक में छात्रों को रूम आवंटित करना और उनके लिए नियम बनाना, ये सभी वार्डन का काम होता है। इसके अलावा देखिए, छात्रावासों में अनुशासन को सुनिश्चित करना, संस्थान के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करना, छात्रावास में खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की निगरानी करना, छात्रावास के कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी करना, छात्रावास कार्यालय बनाए गए विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों का जांच करना, छात्रावास की गतिविधियों के सुचारू संचालन और छात्रों से बेहतर संवाद के लिए छात्रावास में नियमित भ्रमण करते रहना, सबसे मिलना जुलना, भ्रमण करना, ताकि
ठीक तरह से बच्चों के साथ संवाद हो सके, ये सभी वार्डन का काम होता है। सहायक वार्डन का क्या काम है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वार्डन का काम देख लिए, सहायक वार्डन का क्या काम है। छात्रावास की गतिविधियों के सुचारू संचालन के उपर्युक्त कार्यों में वार्डन की सहायता करना और उसके निर्देशों का पालन करना सहायक वार्डन का काम है। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना और छात्रों की गंभीर अनुशासनहीनता के सभी प्रकरणों की वार्डन को लिखित में रिपोर्टिंग करना तथा तद अनुसार छात्रों की व्यक्तिगत फाइल को मेंटेन करना भी सहायक वार्डन का काम होता है। छात्रावास की विद्युत सिविल अनुरक्षण कार्यों से संबंधित सभी शिकायतों को संबंधित अनुरक्षण विभाग तक अग्रसित करके समाधान करने का काम। मेस सुपरवाइजर तथा भोजनशाला समिति के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए भोजन की गुणवत्ता की सतत जांच के साथ साथ मेस के कुशल और बाधा रहित प्रबंधन को सुनिश्चित करना, आवश्यकता पड़ने पर वार्डन को सूचित कर समस्या के समाधान के लिए उनको अवगत कराना, ये सभी सहायक वार्डन के काम होते हैं। ठीक है, सहायक वार्डन के और काम है क्या, विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों को मेंटेन किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। मेस सुपरवाइजर में मेस में रखे गए विभिन्न रजिस्टरों और मेस कार्ड में की जाने वाली प्रविष्टियों का सतत जांच करना, यह भी मूल रूप से सहायक वार्डन का काम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है केयर टेकर। ठीक है, कौन, केयर टेकर। देखिए केयर टेकर का वास्तव में क्या काम होता है। केयर टेकर जो है सहायक वार्डन को प्रशासन के सभी कार्यों में सहयोग कर रहा है। वार्डन का सहयोग सहायक वार्डन और सहायक वार्डन का सहयोग कौन करेगा, केयर टेकर करेगा, और केयर टेकर सहायक वार्डन के निर्देशों का पालन करेगा। छात्रों को कमरे का आवंटन करना, छात्रावास के कक्षों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करना, छात्र के छात्रावास में कक्ष आवंटन के आवेदन पत्र सहित सभी आवश्यक संलग्नक फीस इत्यादि के विवरण की एक व्यक्तिगत फाइल बनाना, सब किसका काम होता है, केयर टेकर का काम होता है। छात्रावास के सभी जैसे स्टॉक रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर इत्यादि का मेंटेन करना, छात्रों के प्रतिदिन एक बार अटेंडेंस लेना, छात्रों के अवकाश पर की जाने वाली दशा में अवकाश के दशा में आवेदन प्राप्त कर अवकाश की अवधि की जानकारी मेस सुपरवाइजर को सूचित कर मेस कार्ड और व्यक्तिगत फाइल में अपडेट करना, छात्रावास के रहवासियों से प्राप्त किसी भी आवेदन को सहायक वार्डन के माध्यम से अग्रसित करना, ये सभी किसका काम है, केयर टेकर का काम है। ठीक है, इसके अलावा विविध प्रकार के सर्टिफिकेट और आवास प्रमाण पत्र, गेट पास, अदेय प्रमाण पत्र इत्यादि की जानकारी रखना, स्वच्छ पेयजल, बिजली आदि की आपूर्ति का व्यवस्था सुनिश्चित करना, आवश्यकता पड़ने पर सहायक वार्डन को सूचित कर समस्या का समाधान करना। ठीक है, सहायक है माली, साफ सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड के काम की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को इसका रिपोर्ट देना, ये सभी किसका काम होता है, मूल रूप से केयर टेकर का काम होता है। यानी कि आप वार्डन बनने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन बनने वाले हैं, मतलब आपके नीचे इतने लोग रहेंगे, समझ रहे हो, काफी अच्छा पोस्ट है। मेस सुपरवाइजर भी वार्डन के अंतर्गत ही काम करता है। देखिए मेस का कुशल प्रबंधन व छात्रों का उचित मांगों के निराकरण सुनिश्चित करने के लिए मेस सुपरवाइजर होंगे। मेस में रखे गए सभी रजिस्टर्ड मेस कार्ड में सभी प्रविष्टियां सुनिश्चित करेगा। भोजनशाला समिति के साथ समन्वय कर मासिक या साप्ताहिक मेनू तैयार करना और इसे सूचना पटल प्रदर्शित कर सभी सदस्यों को सूचित करना। मेस में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सहायक वार्डन के माध्यम से समान समस्या के समाधान को सुनिश्चित करना मूल रूप से मेस सुपरवाइजर का काम होगा। छात्रावास शुल्क, छात्रावास के विभिन्न शुल्कों का जो विवरण है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से हो सकता है, इसको हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। धरोहर राशि के रूप में मतलब कासन मनी के रूप में और आवास शुल्क के रूप में अलग अलग राशि ये हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, फैसिलिटीज की बात करें, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं बच्चों के लिए छात्रावास में, है ना। तो कुछ फैसिलिटीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक छात्र को एक कमरा प्रदान किया जाता है, परंतु जिन छात्रावासों में डबल सीटर कक्ष उपलब्ध हैं उनमें ऐसे डबल सीटर कक्ष 2 छात्रों को आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक छात्र को एक कुर्सी, एक टेबल, एक पलंग प्रदान किया जाएगा।
सामान्यतः छात्र को एक बार कक्ष का आवंटन हो जाने पर पूरे शैक्षणिक सत्र में कक्ष बदला नहीं जा सकेगा। छात्रावास परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए 24x7 सुरक्षा गार्ड की तैनाती रहेगी। मतलब 24/7 शिफ्टिंग में काम करेंगे, अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि एक आदमी 24 घंटा थोड़ी ना काम कर सकेगा, वो भी 24/7, तो शिफ्टिंग में काम करते हैं सुरक्षा गार्ड। खेल कूद व मनोरंजन गतिविधियां के संबंध में वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर गेम्स, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र, जिम्नेशियम भी उपलब्ध होता है ताकि बच्चे जो हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, स्फूर्त रहें। मनोरंजन के लिए इंटरनेट की सुविधा और टेलीविजन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है छात्र छात्राओं के बीच सामाजिक समरसता, एकता और सद्भाव को बढ़ाने के साथ साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है विभिन्न प्रकार के आयोजन या कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। सभी छात्रावासों में मेस का संचालन रहवासी छात्र छात्राओं की एक भोजनशाला समिति के माध्यम से कोऑपरेटिव आधार पर किया जाता है। रहवासी छात्रों की भोजनशाला समिति भोजन की दरों के साथ साथ सभी रहवासियों के सम्मति से भोजन मेन्यू का निर्धारण और गुणवत्ता की जांच करती है एवं मेस में स्वादिष्ट, पौष्टिक और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन तथा नाश्ते का उपलब्धता सुनिश्चित करवाती है। ठीक है, और फैसिलिटी में आप लोग देखिए 24/7 इनको आरओ का पानी, बच्चों को आरओ का पानी, साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना भी ये मुख्य उद्देश्य होता है छात्रावास प्रबंधन में। ठीक है, देखिए खाने का अलग अलग समय हो सकता है, ये टाइमिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट हो। 7 से 9 के बीच में नाश्ते का समय, फिर 1 से 2:30 बजे के बीच में दोपहर का भोजन, फिर शाम को 5 से 6 बजे के बीच चाय नाश्ता जो भी है ना, रात्रि का भोजन 8 से 9:30 बजे के बीच में। तो एक्चुअल में आइडियल समय है, ये आइडियल टाइम है, जनरली इसी टाइम को सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक, तो 4 बार भोजन पानी नाश्ता मिलता है, ऐसा मान के चलो आप। सुविधाओं में और देखिए मेडिकल की सुविधाएं होती हैं विश्वविद्यालय परिसर या विद्यालय परिसर में, विद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में, है ना। अध्ययनरत सभी छात्रों के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच की सुविधाएं 24/7 इसकी सुविधा जो है उपलब्ध होती है ना। कांटेक्ट होता है सीधा छात्रावास अधीक्षक का या फिर पूरे हॉस्टल प्रबंधन का, मेडिकल फैसिलिटी से, पुलिस प्रबंधन से, पुलिस प्रशासन से, सबसे एकदम कांटेक्ट रहेगा, है ना। देखिए छात्र को कमरे में प्राप्त सामग्री जैसे फर्नीचर, विद्युत उपकरण आदि का पावती प्रदान करना जरूरी होता है और क्लर्क अपनी उपस्थिति देता है जिसमें ये सभी प्रकार के चाबी इत्यादि को बच्चों के संबंध में उनको प्रदान करना या प्राप्त करना क्लर्क के हाथों में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से छात्रावास में अगर हम आचार संहिता की बात करें, यहाँ पर आचार संहिता की बात हो रही। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मैंने पहले आपको बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसे कोई भी कृत्य जो कंडिका या किसी प्रकार के अनुलग्नक में शामिल हैं, अगर किसी प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट यानी किसी प्रकार का आचरण संहिता में बच्चे अपराधी पाए जाते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, जैसे कि अभद्र व्यवहार करना, धमकी देना, लड़ाई झगड़ा करना, हिंसात्मक आचरण करना। ठीक है, इसमें जो है आर्थिक दंड के साथ साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही, और अगर मेजर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है बच्चा या फिर किसी प्रकार का जो है ऐसी गतिविधि में है जिसको मतलब कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है, तो पुलिस कार्यवाही भी उस पर होती है। ठीक है, जैसे कि छात्रावास की दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों इत्यादि पर खरोचना, चित्रकारी करना, उपकरणों से छेड़छाड़ करना, तोड़-फोड़ करना, है ना। उपरोक्त में से किसी भी गतिविधि में उसको कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है छात्रावास प्रबंधन के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी छात्रावास से संबंधित इक्विपमेंट है, संसाधन है, उस पर किसी प्रकार का तोड़ फोड़ करना, जैसे बिजली, बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा और भी कोई भी संसाधन है, रहवासी, बिजली, पानी का व्यवस्था, इस पर किसी प्रकार का तोड़ फोड़ किया जाए तो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ साथ आर्थिक दंड भी होता है। और अगर वह दोबारा और तिबारा इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसे निश्चित रूप से
बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, छात्रावास से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए बात और ध्यान में रखिएगा, छात्रावास में विद्युत उपकरण जैसे रूम हीटर, कूलर, एसी, इंडक्शन कुकर, केरोसिन गैस, किसी भी प्रकार का चूल्हा या अन्य किसी भी प्रकार के ज्वलनशील, जहरीले, हानिकारक पदार्थों के रखने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ये सारी चीजें बच्चों को रखने की कोई अनुमति नहीं होती है छात्रावास में, ठीक है, इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी फर्नीचर, विद्युत या अन्य किसी भी प्रकार की फिटिंग, जो भी यंत्र है, सामग्री है, उसको बच्चा स्थानांतरित नहीं कर सकता, उसको ले करके कहीं ले जा नहीं सकता, ठीक है। किसी प्रकार का भवन में मॉडिफिकेशन करने का अधिकार बच्चों को नहीं होता है, किसी प्रकार का कैमरा इत्यादि इंस्टॉलेशन करने का, उपकरण इंस्टॉलेशन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। छात्रावास में गुटबाजी करना, एकत्र होकर के अनुशासनहीनता करना, ये तो सामूहिक कार्यवाही की जाएगी इस पर, सीधी सी बात है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होता है ये, सीधी सी बात। छात्र अपना छात्रावास परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखेगा। परिचय पत्र न होने पर किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में प्रवेश देने से वर्जित किया जा सकता है। रैगिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा, पहले से उस पर एडमिशन के समय ही साइन लिया जाता है, न केवल उसका बल्कि उसके माता पिता का भी साइन वहां पर जरूरी होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण नहीं करेगा, ठीक है, बच्चों को, अन्य बच्चों को परेशान नहीं करेगा, अशांति और आदतन जो है शोरगुल नहीं करेगा। इस प्रकार का जो भी कृत्य किया जाएगा तो बच्चों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा है कि अनुपस्थित होने पर अर्थदंड होता है, पहली बार, जरूरी नहीं है, इसको आप लोग रटना मत भाई, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसको फॉर एग्जांपल लिखा हूं। पहली बार में कोई अर्थदंड होगा, दूसरी बार में अर्थदंड प्लस अनुशासनात्मक कार्यवाही, और तीसरी बार भी अगर करता है, ऐसा काम कृत्य करता है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता है, आचरण संहिता के खिलाफ जाता है हॉस्टल छात्रावास के, तो उसको निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए विशेष करके, वो ये कि छात्रावास में कोई भी आगंतुक, रिश्तेदार, मित्र या किसी बाहरी व्यक्ति को छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अपने कमरे में बुला नहीं सकेगा। दूसरी बात, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरे में आश्रय देने पर छात्र को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और देखिए, ऐसा कोई भी छात्र जो आत्मघात या स्वयं को किसी अन्य प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, धमकी देगा, छात्रावास से निष्कासन का पात्र होगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार किसी अन्य रहवासी को आत्मघात करने के प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होने पर छात्रावास को निष्कासन के साथ ही साथ उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। बालक छात्रावास में पुरुष या बालिका छात्रावास में महिला परिजन दिन में कमरे में जाकर अपने पुत्र, पुत्री या पाल्य से भेंट कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में विपरीत लिंग के व्यक्ति को रात्रि में कमरे में रुकने का कोई अनुमति नहीं होगा, चाहे उनके माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है, रुकने की अनुमति नहीं होगी। छात्र, छात्रा के सगे संबंधी एवं पालक आदि संस्थान, विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से निर्धारित राशि भुगतान कर संस्था विश्राम गृह में जाकर के रुक सकते हैं, ठीक है, विश्राम गृह में जाकर के रुक सकते हैं, वो भी अनुमति के साथ, कोई शुल्क अदा करके। तो इस प्रकार से एक और बात यहां से आपको ध्यान में रखना है कि पालकों का विद्यार्थियों से छात्रावास में मिलने का समय प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही होता है खास करके, ठीक है। तो ये कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं और ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं छात्रावास के, जो आपको विशेष करके ध्यान में रखने चाहिए, ठीक। बाकी एक्वागार्ड, स्वच्छ पेयजल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। 24/7 सुरक्षा होगा, केयरटेकर होगा, अच्छे पौष्टिक भोजन मिलेंगे बच्चों को, ठीक है। और कई बार ऐसा है, ऐसे बच्चों को भी डिसिप्लिनरी एक्शन के माध्यम से निकाला जा सकता है जिन लोग जीटी करते हैं, मतलब ग्रुप में छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो और कई बार ऐसे हैं कुछ बच्चे जो हैं जिनका 75% से कम किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जहां भी वो पढ़ रहे हैं, अगर 75% से कम अटेंडेंस है तो भी उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। और देखिए ऐसा है, अर्थदंड के संबंध में पहली बार अर्थदंड में जो है लगभग कुछ राशि देनी पड़ेगी, दूसरी बार भी, और तीसरी बार भी अगर वह विद्यालय नहीं जाता है, अटेंडेंस उसका कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है, ठीक।
छात्रावास कॉरिडोर एवं छत में खेलना, घूमना फिरना ये बिल्कुल निषिद्ध होता है। सफाई के लिए विशेष करके बच्चों को ध्यान में, बच्चे तो सफाई नहीं करेंगे लेकिन गंदगी भी जबरदस्ती नहीं फैलाना है उनको, है ना। और सम्मानजनक व्यवहार करना है, जो भी सुरक्षा गार्ड वगैरह हैं, काम करने वाले हैं, उन सबके साथ जो है सम्मान पूर्वक जो है रहना है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बड़ी राशि एवं बहुमूल्य सामग्री अपने पास नहीं रखें, अपितु उन्हें अपने सेविंग खाते में जा करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको पार्किंग सुविधा वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और जो है गेट पास इत्यादि के माध्यम से भी आप जो है इसका कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर पाएंगे। कुछ प्रश्न हैं जो आपके इस प्रकार के बनेंगे, जैसे कि इसमें कुल मिलाकर के आप लोगों ने क्या देखा, छात्रावास प्रबंधन में आप लोगों ने पहली बात तो ये देखा कि भाई छात्रावास का प्रशासन कैसे होगा, ठीक है, छात्रावास का प्रशासन कैसे होगा, ठीक, पहला ये देखा। दूसरा मतलब प्रशासन के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक, स्ट्रक्चर के बाद इसका जो है ड्यूटी, कार्य किस प्रकार से इन लोग करेंगे, क्या जिम्मेदारी है उनका, ठीक। तीसरी बात इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देखा, और इंपॉर्टेंस के बाद जो है हम लोगों ने देखा है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसे हम कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं, COC, कोड ऑफ कंडक्ट। तो मूल रूप से इन्हीं चीजों को आपको छात्रावास प्रबंधन के संबंध में जानना है, समझना है। जैसे एक प्रश्न है, छात्रों के मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के लिए छात्रावास में टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध होगी क्या? निश्चित रूप से होती है। रहवासी बिजली, पानी संसाधनों के अन्य प्रकार में किसी प्रकार का संसाधन का दुरुपयोग करेंगे? दुरुपयोग करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन 2 गलत है। दुरुपयोग नहीं करेंगे भाई, दुरुपयोग करेंगे नहीं, दुरुपयोग नहीं करना है। रहवासियों द्वारा 4 पहिए एवं शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों का प्रतिबंधित है, तो ये सही बात है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है गलत होगा, तो केवल 2, ठीक। और एक आध प्रश्न, जैसे कि छात्रावास प्रबंधन में पदाधिकारी कौन कौन है? एक तो डायरेक्टर आप लोगों ने देखा, डायरेक्टर के नीचे में फिर छात्रावास अधीक्षक है, फिर असिस्टेंट छात्रावास अधीक्षक है, फिर केयर टेकर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये इसका हायरार्की होता है। तो ये तो तीनों की तीनों है, तो इस नाम से इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहां पर प्राप्त होंगे, टेस्ट सीरीज में प्राप्त होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लासेस और हैं, ये तो आपका खेल वाला यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बाकी की जो क्लासेस है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस हम जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।